हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम जानेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। इस हफ्ते जो भी जगह न्यूज़ में रही उसे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप इस मैप में बता पाएंगे कि यूएस की कौन सी ऐसी बेस है जिसके ऊपर हाल में हमला हुआ, कहाँ पर ईरान, इराक और सीरिया के आसपास अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला हुआ है और क्यों अमेरिका ने दोबारा रिटेलिएट किया, कहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ है, कहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, क्या इंडिया और सऊदी अरेबिया के जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो आपको पहले प्रैक्टिस करने चाहिए। हम एक क्वेश्चन करते हैं लोकेशन का हर बार कि किसी भी रीजन की लोकेशन हमसे पूछी जा सकती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं। क्या ये वेस्ट अफ्रीका का रीजन है? क्या इसमें इथियोपिया, इरिशिया, सोमालिया, जिबूटी आते हैं? पायरेसी इसका एक प्राइमरी कंसर्न है और आपको बताने में से कितनी स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन देखते ही याद रखिए, पहले अफ्रीका का रीजन, वेस्टर्न अफ्रीका कौन सा है, ईस्टर्न अफ्रीका कौन सा है, सदर्न कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। और रिसेंटली भी हमने देखा है कि बहुत सारी पायरेसी की प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसको लेकर इंडियन नेवी भी काफ़ी सामने आ रही है खुल के, जिन्होंने काफ़ी इवैक्यूएशंस भी किए हैं। तो ध्यान रखिए इस रीजन को। आई होप आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इसका आंसर भी पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंडिया ने अंडरटेक की हैं। सदा तनसीक, सूर्य किरण, कोनकन शक्ति, इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन? कमेंट में आंसर लिखिए। मुझे उम्मीद है आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक से एक्सरसाइजेज हैं, पर कोई बात नहीं पता तो वो भी पता लग जाएगा। तो आइए आप देखते हैं एक न्यूज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेहतर गाइडेंस मिले। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको वो इंटरेक्शन मिलता है, और इसी को इंश्योर कराने के लिए पीडब्ल्यू ओनली एस आपके लिए लाए हैं रिवीजन पे फोकस करता हुआ हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जो तीनों को कवर करता है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, जिसमें सीट्स लिमिटेड है। तो अभी उसके एडमिशन्स खुल गए हैं। कहाँ कहाँ? करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना में। तो आप जो नंबर है 9920613613, इस पर कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ आपको बहुत ही बारीकी के साथ एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। याद रखिए, नंबर इस पर कॉल करके आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स दे सकते हैं, जहाँ हमारा पूरा फोकस रिविजन और आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है। तो ये हो गई इसकी बात, और बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक के ऊपर। तो पहली बात, व्हाट इज वोल्ट टाइफून? वोल्ट टाइफून नाम सुन के आपको याद आएगा जरूर कोई किसी ये चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन की बात हो रही होगी। टाइफून तो हम उन्हीं को कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वोल्ट टाइफून असल में क्या है? तो एक चाइना बेस्ड हैकर्स का ग्रुप है। इन हैकर्स ने लगातार अमेरिका के ऊपर हमले किए हैं, इससे पहले भी, और अब ही यूएस ने बोला कि उन्होंने दोबारा जो चाइना के द्वारा हमले हुए थे उन्हें वो रोकने में कामयाब हुए हैं। और ये हमले वोल्ट टाइफून वाले करते कहाँ हैं? तो उनकी पावर ग्रिड पे, उनकी पाइपलाइन पे। और खतरा ये था कि आने वाले यूएस इलेक्शंस में कहीं ये जो वोल्ट टाइफून के हैकर्स हैं ये उनके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का काम ना करें, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर बहकाए ना। तो ये बात न्यूज़ में पिछले साल भी रही थी, जब माइक्रोसॉफ्ट ने रेज किया था इशू कि कई सारे हैकिंग हुई है अमेरिका के अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग जगहों पर। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो बात ये थी कि इस बार क्या आया? इस बार ये हमला, उन्हें उम्मीद थी कि जैसे पावर ग्रिड हो गया उसे बंद कर देना हो गया, या पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ कर देना, इससे एनर्जी सेफ्टी को खतरा होता है। तो इसलिए कहते हैं चाहे भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो, उसके लिए आज के टाइम में अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के अलावा जो की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो जगह है जहाँ से आपकी एक बड़ी जनसंख्या को बेसिक सर्विसेज मिलती हैं। चाहे पोर्ट्स को गड़बड़ कर दिया तो बाढ़ आ सकती है, पावर ग्रिड को गड़बड़ कर दिया तो लाइट जा सकती है, आपकी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए ऐसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए सबके पास एक फायरवॉल या एक सेफ्टी वॉल होती है जो हैकर से लड़ पाए। अब मामला ये है कि टाइफून ये करता क्या? वोल्ट टाइफून, इसने इससे पहले मैलवेयर अटैक किए थे और रैनसमवेयर अटैक किए थे। इससे पहले एक जो और खतरनाक हमला हुआ था वो था अमेरिका की बेस गुआम पे। अब देखिए, पहली बात, रैनसमवेयर क्या होता है? एक चीज़ होती है मैलवेयर। मैलवेयर डाल दिया मतलब वो आपके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी खड़ी कर देगा, आपका फ़ोन काम करना बंद कर देगा, डेस्कटॉप हैंग कर जाएगा। कोई भी मेल फंक्शन करने के लिए मैलवेयर भेजा जाता है। लेकिन इसमें एक कैटेगरी आती है रैनसमवेयर की। रैनसमवेयर का मतलब ये होता है, कोई व्यक्ति घर में बैठ के, जैसे आपको अगर मुझे अगवा करना है तो मैं आपको पूरा अपनी वैन लेके जाऊंगा और आपको उसमें ठूस के अगवा कर लूंगा, लेकिन और उसके बदले में आपके घर वालों से रैनसम लूंगा। ये नॉर्मल रैनसम का तरीका है, लेकिन दुनिया बदल गई है, अब होता है डिजिटल रैनसम। कोई व्यक्ति एक ऐसा रैनसमवेयर बनाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा, ऐसा वायरस बनाएगा
जो या तो किसी साइबर क्रिमिनल से खरीदेगा या खुद डेवलप करेगा, और फिर उससे वो किसी भी तरह आपके नेटवर्क का एक्सेस लेंगे कि आपके कंप्यूटर में घुस जाए, और जैसे ही घुसेंगे तो फिर आपके सारे सिस्टम को वो इनक्रिप्ट कर लेंगे, सारा डेटा आपका निकाल लेंगे, और जो डेटा आपका होगा इनक्रिप्टेड सेंसिटिव डेटा होगा, बोलेंगे कि भाई ये डेटा वापस चाहिए तो मुझे पैसे दो, रैंसम दो इसके बदले में। अब जो डेटा आपका है आपको उसको पढ़ने के लिए, यूज़ करने के लिए पहले डी इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी उसको जो कोडिफाई कर दिया जाता है उसके लिए वो पासवर्ड मांगेगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसको पैसे पे नहीं करोगे, या फिर आपका जो पर्सनल डेटा है वो उसको चुरा लेंगे। कुछ लोगों में तो आपका पूरा सिस्टम इन्फिल्ट्रेट करके सारा सिस्टम ही इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो आप इनक्रिप्ट तो एक्सेस ही नहीं कर पाओगे अपने सिस्टम को। इनक्रिप्शन का मतलब होता है उसको तोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल 24 अगर मैं लिख रहा हूँ हेलो, तो जो इनक्रिप्शन होता है उसमें ये होता है कि इसको बदल के सॉफ्टवेयर के थ्रू लेट से *@WH ऐसे करके भेज दिया। जब किसी सॉफ्टवेयर में जिसने इसको इनक्रिप्ट किया था, वही सॉफ्टवेयर में जो इसकी की होगी, जिससे पता होगी, उसको पता होगा अच्छा स्टार का मतलब H है, @ का मतलब E है, यानी इसको डी इनक्रिप्ट करके दोबारा वो हेलो लिख देगा। इसलिए आप देखोगे व्हाट्सएप जैसे चैट्स पे लिखा होता है इट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ठीक है। तो वो इनक्रिप्शन ये ज़बरदस्ती आपके सिस्टम में डाल देंगे, आपका डेटा चोरी कर लेंगे, और फिर उसके बाद आपसे कहेंगे पैसे लाओ तब डेटा मिलेगा, तो ये रैंसमवेयर है। तो ये रैंसमवेयर काम इस तरह से करता है। अब रैंसमवेयर की बात कहाँ हुई थी, तो वो हुआ था जो वोल्ट टाइफून, उसके बारे में बात की जा रही है, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये इससे पहले एक हमला जो किया था उन्होंने कहाँ किया था, वो किया था गुआम में। अब गुआम कहाँ सिचुएटेड है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री यहाँ गुआम है। गुआम में इनकी एक बेस है, और इस बेस का नाम है एप्राकोट, नाम आपने सुना होगा, तो उससे जुड़ा हुआ आप याद कर सकते हैं। एप्रा पोर्ट कहाँ पर है, फिर हार्बर एप्रा कहाँ पर है, तो वो है गुआम में। और गुआम यहाँ बिल्कुल आपको दिखेगा, इंडियन ओशन का रीजन है, पैसिफिक ओशन का प्राइमरी, इसको तो यहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में यहाँ पर है, फिलीपींस सी के पास। अब यहाँ नेवल बेस होने का फायदा क्या है अमेरिका के लिए, देखिए ये फिलीपींस सी के साइड में, यहाँ से फिलीपींस, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो अमेरिका लगातार अलग अलग जगहों पर अपनी बेसिस खोल के बैठा है ताकि वो इस रीजन को ध्यान रख सके, कंट्रोल कर सके। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि गुआम जैसे रीजन में, सोचो कहाँ, पापुआ न्यू गिनी के ऊपर है ये, यानी आपकी जो पैसिफिक आइलैंड का ग्रुप है उसके ठीक ऊपर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नेवल बेस प्रेजेंट है किसी एक देश की, तो ऑब्वियसली यहाँ के रूट्स को और यहाँ की कंट्रीज को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए इसके ऊपर हमले लगातार चाइना के हैकर ग्रुप करते हैं। देखिए कहा जाता है कि इंडिया के अगर आप देखो तो की इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, खासतौर पे नेवल जो बेसिस हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर है, उनके ऊपर लगभग डेली 1 से लेकर 2000 साइबर अटैक्स होते हैं। तो इसीलिए उसको वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट तरीका आज देखा जाता है, उसको हराना और उसको मिटाना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, पहली बात, पोर्ट एपरा कहाँ पर है या फिर हार्बर एपरा कहाँ पर है, तो गुआम में। उसके ऊपर 2023 में भी अटैक्स हुए थे, साइबर अटैक्स। फिर लगातार अब अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कहा जाए रैमसनवेयर या फिर मैलवेयर डाल के इसको रोकने की कोशिश वोल्ट टाइफून करेगा। अब ऐसी इंफॉर्मेशन की सेफ्टी, साइबर अटैक्स, अमेरिका की इतनी सारी बेसिस है, इतने उनके दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो क्या इनका कोई अलायंस भी है जिसके ऊपर काम करता है? तो इसके ऊपर हाँ बिल्कुल एक अलायंस है, 5i अलायंस। 5i अलायंस क्या है, इसको भी पहले इन्होंने एडवाइजरी दी थी कि भाई दिक्कत पड़ सकती है। जब निज्जर वाला केस हुआ था किलिंग का, तब भी आपने देखा होगा 5i अलायंस बहुत न्यूज़ में था। तो इनमें 5 देश हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये आपस में सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। कोई खतरा किसी देश को हो जाए या कुछ इनको पता लगे तो आपस में शेयर करते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाने वाली थी, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, उन्होंने कैंसिल कर दिया था, या इंग्लैंड ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था सेफ्टी थोड़ा उनको थ्रेट है। उसके बाद तुरंत अपने आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के टूर कैंसिल हो गए थे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये इशू था, उनकी इंटेलिजेंस जो पार्ट था उन्होंने शेयर की थी न्यूज़ की भाई खतरा है, तो बाकी लोगों ने भी कैंसिल कर दिया था। तो मैं शायद गलत हूँ, न्यूजीलैंड की जगह इंग्लैंड हो सकता है वो, लेकिन यही 3 कंट्रीज़ के टूर कैंसिल हुए थे क्योंकि उनको इंटेलिजेंस ऐसी आई थी कि यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो वो कहा जाता था कि ये सब 5 अलायंस की कंट्रीज़ हैं, 5i इंटेलिजेंस अलायंस की। तो ऑब्वियसली ये सारी, अगर एक ने कैंसिल किया, एक को खतरा लग रहा है तो बाकी सबको लगेगा, क्योंकि आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो 5i अलायंस के अलावा कुछ और भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ अमेरिका, उनके दोस्त या जो उनकी साथ वाली कंट्रीज, उनके अलायंस ऐसे बने। वैसे 5i's तो प्राइमरी है, फिर एक 9i's है जहाँ 5i's कंट्रीज के अलावा डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे है। फिर एक 14i कंट्रीज है जिनमें 9i's के अलावा जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन है। तो आमतौर पर आप देखो तो मोस्टली नेटो या फिर जो यूके की, यूएस की क्लोज कंट्रीज हैं, उनके साथ वो इंटेलिजेंस एक्सेस शेयर करते हैं मुख्य रूप से। ये बाकी को तो छोड़िए, पहली बात याद रखिए 5i's कंट्रीज कौन कौन सी, ये प्रमुख रूप से आपको याद होना चाहिए। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये वो मुख्य 5 कंट्रीज हैं जो अपना इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस डेटा शेयर करती हैं। तो इनके साथ भी वो साझा किया गया था न्यूज़ की भाई साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं,
गुआम में भी अटैक हुआ था। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि साइबर वॉरफेयर का एक अलग रेल्म चल रहा है। लेकिन जब साइबर वॉरफेयर की बात करें, इसके अलावा लगातार हमले भी हो रहे हैं और यूएस ने लगातार कहा जा रहा है कि इराक और सीरिया में अटैक्स किए। क्यों किए भाई? क्योंकि यूएस ने कहा कि आईआरजीसी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उनकी कुड्स फोर्स है, उसके जगहों पर इराक और सीरिया में हमले किए। क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे वजह ये है कि ईरान और यूएस में लगातार युद्ध की स्थिति या फिर इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर चलती रहती है। प्रॉक्सी वॉर मतलब जब आप सीधा सीधा युद्ध ना करके किसी और तरीके से जंग लड़े। फॉर एग्जाम्पल, ये तो ईरान है, इसके आसपास इराक, सीरिया, यहाँ टर्की है, इजराइल है। अब देखिए, टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। नेटो के बारे में हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो विवाद है, यहाँ देखिए, जॉर्डन एक ऐसी कंट्री है जिसका इजराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज है। ठीक है, इनके इजराइल के साथ संबंध नॉर्मल है। यहाँ गाजा है, यहाँ पर अभी कौन बैठा हुआ है? हमास। तो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति थी। सीरिया के इस रीजन में कौन बैठा हुआ है? सीरिया के इस रीजन में, और यहाँ अगर आप देखें तो लेबनान के रीजन में, यहाँ पर है कौन कब्जे में बैठा हुआ? लेबनान के इधर कौन सा है? मुझे बताइए कौन से ग्रुप है जो है एक्टिव है? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ईरान का क्लोज पार्टनर है, हमास को भी ईरान सपोर्ट करता है, और जॉर्डन के साथ इजराइल के संबंध नॉर्मल है, तो ईरान को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जॉर्डन में एक बेस भी है अमेरिका की, उसके ऊपर आईआरजीसी ग्रुप से हमले हुए थे। इससे पहले इराक में भी उनका जो बेस है अमेरिका का, वहाँ पर कुछ हमले हुए थे। उसका बदला लेने के लिए यूएस ने फिर आईआरजीसी क्विड फोर्सेस के जो उनके एफिलिएटेड मिलिशिया ग्रुप से उनके ऊपर इराक सीरिया में हमला किया, क्योंकि इससे पहले हमला टॉवर 22 पे हुआ था। हमारे काम की चीज़ क्या है वो देखिए। इराक में, जॉर्डन में, इन जगहों पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उनके ऊपर हमले हुए। किसने किए? ग्रुप का नाम क्या है? आईआरजीसी क्विड फोर्सेस। तो आईआरजीसी क्विड किससे रिलेटेड है? तो ये ईरान की एक आर्मी है जिसका सब पार्ट है जो सिर्फ बाहर की ओर फोकस करता है। अगर आउट ऑफ द टेरिटरी को लड़ाई करनी होती है तो यहाँ कौन रिलेटेड है? आईआरजीसी। अब हमले हुए क्यों? अमेरिका ने काउंटर अटैक क्यों किया? क्योंकि इससे पहले टॉवर 22 के ऊपर अटैक हुआ। टॉवर 22 कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है जॉर्डन में। अब जॉर्डन एक देश है जहाँ पर अमेरिकी ट्रूप्स की हत्या हुई, जहाँ पर टॉवर 20 के ऊपर ये हमला हुआ, और अमेरिका ने सीधा सीधा कहा इसके पीछे ईरान है, और उसके बदले में अब अमेरिका ने दोबारा काउंटर अटैक किया। यहाँ जो काम की चीज़ ये है कि आपके लिए जॉर्डन की लोकेशन कौन सी है। इसराइल के जस्ट पास जॉर्डन के साथ संबंध के नॉर्मलाइज है। सऊदी अरेबिया के बाद जॉर्डन आता है, इसके ऊपर सीरिया है। अब देखिए, जॉर्डन अपना बॉर्डर शेयर करता है सीरिया के साथ, इराक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और इसराइल के साथ। और ये रहा गल्फ ऑफ अकाबा जो आगे सुएज़ कनाल से जुड़ता है। अब यहाँ ऑलरेडी बहुत सी समस्याएं पनपी हुई हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। जो हाउती रिबल्स हैं वो हमले रेड सी के आसपास कर रहे हैं। ईरान इराक में अब अमेरिका कभी फायरिंग कर रहा है, कभी ईरान फायरिंग कर रहा है, तो इससे दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस रीजन को अगर हम गौर से देखें तो ये जॉर्डन है, गल्फ ऑफ अकाबा, डेड सी। तो इस रीजन में सी ऑफ गलीली के पास भी इसका बॉर्डर है। तो अगर इसके साथ संबंध नॉर्मलाइज रहते हैं तो ये बहुत फ़ायदे का सौदा है इसराइल के लिए। तो इस रीजन को हमेशा ध्यान में रखती है, कौन सी कंट्री का बॉर्डर कहाँ लगता है, कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है। हमारे काम की चीज़ ये थी कि क्यों ये असल में अटैक्स हो रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के, इराक में भी है, सीरिया में भी है, वहाँ पर लगातार हमले होते हैं। तो उसी की कवरेज है किस तरह से लगातार जो ईरान के मिलिशिया थे वो अटैक करते हैं। अब ईरान का देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है कि ईरान ने कहा हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे हाथ किसका है? इसके पीछे हाथ है इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक का। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, सॉरी IRI कह सकते हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक। तो ये इराक में एक्टिव है और इसका कहना है कि ये अमेरिका के बेसिस पे हमला कर रहा है, क्योंकि अमेरिका उनके खिलाफ काम कर रहा है। अब जो अटैक्स हुए थे वो दो जगह पे हुए थे, अल हरीर और अल असद एयर बेसिस, और टेल बायदर और अल तनफ ऑपरेशन बेसिस इन सीरिया। अब देखिए, सारे नाम याद रखने ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कभी ऑप्शन में ऐसा आए कि भाई कोई ऐसी जगह अल हरीर नाम की, अल असद नाम की, तो आप ये इमेजिन कभी ऐसा ना करें कि भाई इस नाम की कोई अमेरिकी बेस तो हो ही नहीं सकती, लेकिन ये असल में यूएस की ही बेसिस है, जिसके ऊपर हमला किसने किया? इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने। तो हमें पता होना चाहिए अल हरीर, अल असाद, तल बायदार, अल तनफ, ये कहाँ है? इराक और सीरिया में, जिनके ऊपर अटैक किए थे इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने। उसके बदले में, और स्पेसिफिकली टॉवर 22 जो जॉर्डन में था वहाँ भी हमला हुआ। उसके बाद
अभी रिसेंटली दोबारा अमेरिका ने फायर रिटेलिएट किया है। तो ये पूरी कहानी इस डायरेक्शन की, इस न्यूज़ की आपको पता होनी चाहिए। अब ईरान की मिलिट्री का हायरार्की क्या है, वहाँ एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके बाद एक जैसे जनरल होता है, लेकिन उनकी आर्मी के अलग अलग डिवीजन है, 3 डिवीजन है। एक उनका अर्तेश है, जैसे कन्वेंशनल हमारी आर्मी है तो उनका भी ऐसे अर्तेश है, और जो क्या काम करेगी उनकी सेफ्टी का, जैसे हमारी आर्म फोर्सेस हो गई। तो ये है IRIGF, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियन ग्राउंड फोर्स। इसी में है ईरानियन नेवी, ईरानियन एयरफोर्स। लेकिन इनके अलावा इनका एक सेपरेट ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC, जो बाहर के देशों में जो एक्सटर्नल एरियाज में अगर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इराक में लड़ना है, सीरिया में लड़ना है, हमास को सपोर्ट करना है, कहीं और यमन में लड़ाई लड़नी है, तो वहाँ पर ऑपरेशन करती है। इसी के अलग अलग सब पार्ट है। तो याद रखिए IRGC उन्हीं की आर्मी का एक अलग सेपरेट यूनिट है। इसी में QED फोर्स जो है ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। कहीं पे हमले करने हो तो ये QED फोर्सेज ही अटैक करती है। तो ये उनकी IRGC का सब पार्ट है। और इसके अलावा एक बासेज है जहाँ ये अपने रिजर्व्स को रखते हैं कि भाई जरूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। तो क्विड फोर्सेस क्या है पता लग गया, IRGC क्या है पता लग गया। IRGC का सब पार्ट है क्विड, जो अनकन्वेंशनल, अगर किसी प्रॉक्सी अटैक करना है, कहीं बॉम्ब फेंकने हैं, कहीं इस तरह मिलिशिया अटैक करने हैं, तो उसका काम देखती है। अर्तेश उनकी आर्मी का नाम है। तो अर्तेश क्या है, क्विड क्या है, IRGC क्या है, और उनका फिर एक आता है लॉ एनफोर्समेंट फोर्स, लेफ नाजा जिसे कहते हैं, जो नॉर्मली जैसे पुलिस फोर्स होगी उस तरह का काम करती है, उसका नाम है नाजा। तो ये बातें हो गई ईरान के स्ट्रक्चर की। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी क्यों ईरान इतने हमले कर पाता है, क्योंकि उसने एक सेपरेट फोर्स बना रखी है बाहर के हमले को लेकर। तो ये ध्यान रखिए, इराक, सीरिया, यहाँ पर बहुत सारी शिया पॉपुलेशन है, और खुद को शिया पॉपुलेशन का जो सबसे बड़ा लीडर है वो कौन समझता है, ईरान। इसलिए उसने अपनी IRGC और खासतौर पर IRGC के अंदर जो क्विड फोर्सेस है उसको लगा रखा है यहाँ पर हमले करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के ऊपर। ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, कहाँ पर सिचुएटेड है ये। अब अटलांटिक के आसपास है, कहाँ पर, बिल्कुल आपको साउथ अमेरिका के ऊपर, सेंट्रल अमेरिका कह सकते हैं, कैरेबियन सी के पास है ये। इसके बारे में आप सोचिए क्या वजह है, क्यों ये न्यूज़ में है। क्योंकि असल में कैबिनेट ने एक नया प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किया है, जेटको, जिसका नाम है जेटको। मतलब है कि अब जो इनके बीच में ट्रेड होगा और डिस्कशन होगी, इन्फॉर्मेशन होगा, उसके लिए जेटको बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करेगा। किस तरह से और व्यापार किया जाए, कैसे और इन्फॉर्मेशन या फिर जो डेटा है वो शेयर किया जा सके, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े दोनों देशों के बीच में। इसको लेकर जेटको स्टैब्लिश किया गया। किसके बीच में, इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में। डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ पर है, कैरेबियंस में है, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, बहामास के पास। ये इसके पास में हैती है। अगेन हैती बहुत बुरी स्थिति में रहने वाला एक ऐसा देश है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ जेटको इंडिया ने स्टैब्लिश किया। जेटको डोमिनिकन रिपब्लिक की लोकेशन ये आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। अभी ज़्यादा इसके ऊपर न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन क्या इंडिया चाहता है इस रीजन में, चाइना बहुत एक्टिव है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ज़रूर इस रीजन में पुश करना चाहेगा, और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ पार्टनरशिप उसकी ओर बढ़ता एक पहला कदम है। अगला आर्टिकल बात करता है एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और सेंटर के बीच में हो। अब इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे, पर हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पर है और किस एरिया की बात हो रही है। तो ये राजस्थान और MP का है। किसके साथ, अगर यूनियन के साथ किया, जल शक्ति मंत्रालय के साथ डिस्कस किया है। और रिवर कौन सी है, पर्वती, काली सिंध और चंबल। पर्वती, काली सिंध और चंबल 3 नदियों के ऊपर ये काम किया गया है, जिसके तहत ईस्ट राजस्थान का जो कनाल प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। तो इंडिया में ऑलरेडी ILR यानी इंटरलिंकिंग और रिवर्स प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो पुश कर रहा है कि जहां भी नदियों की पानी की कमी है वहाँ नदियों को जोड़कर जो एक्सेस वाटर किसी नदी में होगा तो बाकी जगह कनाल और रिजर्वेयर को बढ़ावा दिया जाए और रिवर्स को रिजनोवेट किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है राजस्थान के लिए, क्योंकि इसके पीछे फ़ायदा ये होगा कि इन रिवर्स के साथ आने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों की रिवर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो खासतौर पे राजस्थान का इलाका जो बहुत सूखे से ग्रस्त रहता है, और चंबल के आसपास का जो रीजन मध्य प्रदेश का है, वहाँ भी सूखे की काफ़ी दिक्कत रहती है। तो याद रखिए जो रिवर्स है उनका नाम क्या क्या है, पर्वती, काली सिंध और चंबल। तो पर्वती, काली सिंध का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये रहा पर्वती, ये रही काली सिंध और चंबल। तो ये रिवर्स को इंटरकनेक्ट करके इस रीजन में इरिगेशन और जो कनाल डेवलपमेंट उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा केन बेतवा आपको याद होगा, और कौन कौन सी इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ पर रिवर्स को इंटरलिंक किया जा रहा है, उसका नाम बताइए। केन बेतवा काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इसके अलावा और कई ऊपर बातें चल रही है। तो अभी हमने पढ़ा काली सिंध, पर्वती और चंबल के बारे में, और कौन कौन सी एरियाज पे काम चल रहे हैं मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि लगातार इंडिया मिडल ईस्ट के साथ में संबंध को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया था जब
G20 के आसपास बातें हुई थी, पर सऊदी और अरबिया और इसराइल के संबंध खराब हो गए हमास के साथ। जब विवाद बढ़ा इसराइल का, उसके बाद ये जो कॉरिडोर था वो इंडिया से सऊदी अरबिया होते हुए, यूएई होते हुए, इसराइल होते हुए ग्रीस को जोड़ता और यूरोप को जोड़ता, भारत के साथ स्वेज कनाल का एक अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश थी, लेकिन हमले के बाद वो तबाह हो गए। लेकिन लगातार इंडिया और कोशिशें करे इस रीजन के साथ कोलैबोरेट करने की, जैसे इंडियन आर्मी और सऊदी अरबिया के साथ इंडिया की मिलिट्री एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, सदा तनसीक। तो सदा तनसीक किसके साथ होता है? सऊदी अरबिया के साथ। पहला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसलिए नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। सदा तनसीक किसके साथ? सऊदी अरबिया के साथ। ये क्या दर्शाता है कि कैसे इंडिया सऊदी अरबिया के रिलेशनशिप अब डीपन कर रहे हैं। वो केवल एनर्जी पे नहीं, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी डायमेंशन में भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान इसका बहुत सऊदी अरबिया का क्लोज पार्टनर रहा है, तो इंडिया की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ दिखाता है कि इंडिया अब वेस्ट एशिया में काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को पुश कर रहा है। तो ये बातें हो गई सदा तनसीक के बारे में। आई होप आपको पता होगा कि जो उस ऑप्शन में एक और एक्सरसाइज की बात की गई थी, नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम क्या था? कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति किसके साथ किया था भारत ने? फ्रांस के साथ या यूके के साथ? तो नॉर्मली वो यूके के साथ होता है। और सूर्य किरण तो आपको पता होना चाहिए, बहुत पुराना है, बहुत प्रचलित है। सूर्य किरण किसके साथ होता है? सदा तनसीक, सूर्य किरण और मालाबार किसके साथ होता है? मुझे ये बताइए। 3 जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सदा तनसीक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ था ये। अब दूसरी बात थी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ की। तो कौन कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? इरिशिया है, जिबूटी है, सोमालिया है, कीनिया, सूडान है। ये आपको सूडान को अक्सर हम कंट्रोल कई जगहों में नहीं ऐड किया जाता, मुख्य रूप से जिबूटी, सोमालिया, इथियोपिया। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एरिया दिखाया जाए, इसे अब ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। देखिए नॉर्मली जो अफ्रीका का रीजन है उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आमतौर पे 4 कंट्री से डिवाइड करते हैं, इरिशिया, जिबूटी, सोमालिया और इथियोपिया। ये 4 कंट्रीज प्राइमरली हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाती है। लेकिन जब आप और बड़ा करते हैं तो ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम 2-3 कंट्रीज को ऐड करते हैं, जिसमें हम कीनिया को भी देख सकते हैं, कहीं कहीं तो इवन सूडान को भी ऐड किया जाता है। ये जो मैप आपको दिखा रहा है ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मुख्य रूप से इरिशिया, जिबूटी, इथियोपिया और सोमालिया, इन 4 कंट्रीज को ऐड किया जाता है, जो कहलाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो आपके बारे में पूछा गया था। अभी क्या है, यहाँ यमन में कौन सा ग्रुप एक्टिव है? तो यहाँ एक्टिव है हाउती रिबल्स का। तो हाउती रिबल्स लगातार यहाँ हमले कर रहे हैं। यहाँ ऊपर स्वेज कनाल, इस मैप में देखिए यहाँ स्वेज कनाल बहती है, तो रेड सी के आसपास, ये है रेड सी, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये है बाबल मंदेब। तो यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं। तो इसलिए अब कई जो शिपिंग रूट्स है वो इसको हटा के जो पुराना रूट है वो कौन सा है? वो ये वाला रूट है। नीचे जो है ये है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। तो अभी इस रूट से जाने के बजाय कुछ शिपिंग लेन्स इस रूट से जा रही है, क्योंकि भाई यहाँ हमले हो रहे हैं। तो केप ऑफ गुड होप जो ट्रेडिशनल लेन है वो थी। तो ये तो बात हो गई आपके इस टॉपिक की, जहाँ हमने समझा कौन सी कंट्रीज है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, कौन सी कंट्रीज है ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और क्या ये मुद्दा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं, इसकी पीपीटीज चाहते हैं, तो आप हमारा ग्रुप PW ओनली एस ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक यहाँ स्कैन करके भी मिल जाएगा। और देखते रहिए वीडियोस, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। हैव अ नाइस डे।